जय हिंद। इससे पहले हमने क्लास 12 का हिंदी दिगंत भाग 2 इसका तीसरा चैप्टर करवा चुके थे अर्धनारीश्वर। आज हम चौथा अध्याय करवाएंगे। तो तीसरा अध्याय था संपूर्ण क्रांति और ये चौथा अध्याय है अर्धनारीश्वर, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन प्रत्येक बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक ना। तो ये कक्षा 12 की हिंदी दिगंत भाग 2 है और पहले हम देखेंगे लेखक का परिचय। तो अर्धनारीश्वर का लेखक जो है ना, ये है रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। इस कहानी का लेखक रामधारी सिंह दिनकर है और इस रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और निधन मतलब स्वर्गवास हो गए थे ये 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार। यह एक बिहारी था, अपने ही बगल में सिमरिया बेगूसराय में इसका घर था। इनकी माता थी मनरूप देवी एवं पिता रवि सिंह थे, जो काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व के थे। पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी थी श्यामावती देवी, ठीक, जो काफ़ी हंसमुख चेहरा की थी इसकी पत्नी, ठीक। और है इनकी प्रमुख रचना थी, इन्होंने बहुत सारे कविता कहानी संग्रह लिखे हैं, लेकिन उनमें से सबसे प्रमुख है रेणुकार, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र और उर्वशी पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। बहुत सारे कविता इसमें और कहानी लिखे हैं इन्होंने, ठीक ना। तो उनमें से प्रमुख है रेणुका, हुंकार और रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी इत्यादि। अब है अभ्यास का प्रश्न, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी और आज इसकी क्या सार्थकता है। देखिए लेखक ने अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की है, तो लेखक का कहना है कि नारी और स्त्री, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, एक समान है। लेकिन आज ये जो पुरुष प्रधान समाज है, नारी को नारी नहीं माना है, इसको जहाँ मन हुआ वहाँ जा करके बैठा दिया गया है। तो कहता आज नारी की सार्थकता क्या है और नारी का सार्थकता क्या है और लेखक इसकी मतलब अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों किए हैं। तो देखिए कहता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित शीर्षक कहानी अर्धनारीश्वर के माध्यम से शिव और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी कि पुरुष और स्त्री दोनों बराबर है। आज भी नारी की सार्थकता मौजूद है, क्योंकि समाज में जितना अधिकार पुरुषों को दिया गया है उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी दिए गए। कहता है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है ये अर्धनारीश्वर कविता कहानी लिखे गया है और इसके माध्यम से शिव और पार्वती के कल्पित रूप का वर्णन किया गया है। कल्पित रूप का मतलब हुआ से शिव और पार्वती का आधा आधा रूप है, से आधा पुरुष है और आधा नारी है। इसका कहने का अर्थ यह हुआ कि स्त्री और पुरुष दोनों क्या है, समान है, कहीं उसमें भेदभाव नहीं है, ठीक ना। और कहता है कि इसकी अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई है, तो अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी कि पुरुष और दोनों स्त्री दोनों क्या है, बराबर है। और आज इसकी सार्थकता क्या है, तो आज इसकी सार्थकता भी यह है कि आज अर्धनारीश्वर की सार्थकता मौजूद है, क्योंकि समाज में जितना अधिकार पुरुष को दिया गया है उतना ही अधिकार स्त्री को भी दिया गया। सार्थकता का मतलब हुआ कि पुरुष और स्त्री में क्या मतलब, अधिकार जितना पुरुष को दिया गया उतना ही स्त्री को भी दिया गया। हाँ, समाज में उतना ही अधिकार स्त्री को भी है और पुरुष को भी है, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को उतना माना नहीं जाता है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। तो गौतम बुद्ध ने अपने प्रिय आनंद से कहा था कि गौतम अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि आनंद, हमने जो धर्म चलाए थे वह 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन ये धर्म अब सिर्फ 500 वर्ष तक चलेगी, क्योंकि हमने नारी को भी भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। इसलिए यह धर्म अब कितना दिन चलेगी, सिर्फ 500 वर्ष तक ही चलने वाला है, ठीक ना। क्योंकि जब संत के साथ या मतलब जहाँ पे धार्मिक कार्य होता है वहाँ पर अगर स्त्री का प्रवेश होता है तो धार्मिक कार्य न छोड़ करके कहीं और दूसरा कार्य भी होना शुरू हो जाता है। इसलिए कहता है मैंने जो धर्म चलाया था वहाँ पे पहले पुरुष ही उसमें था, भिक्षुक था, जो 5000 तक चलने वाला था, लेकिन जब से नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिए हैं तब से ये धर्म कितना वर्ष तक चलेगा, सिर्फ 500 वर्ष तक ही चलेगा। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई है, तो देखते हैं क्या कहता है। तो नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई, पराधीनता के मतलब कि ये दूसरे के अधीन कब से आ गए हैं। तो नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई है जब कृषि के विकास होने से पुरुष घर में नहीं बल्कि बाहर काम करने लगे और स्त्री घर में सिमट करके रह गई। उसको बताया गया कि अब मतलब तुम घर के रहने लायक पर्दा योग हो,
ठीक ना, अब बाहर नहीं जा सकती है। इसलिए स्त्री को सीमित करके रखा गया घर में। इसलिए कहता है नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? तो नारी की पराधीनता उस समय से आरंभ हुई है जब कृषि के विकास होने से पुरुष बाहर काम करने लगे और स्त्री घर में सिमट कर रह गई। बिल्कुल स्त्री के साथ यहाँ अन्याय हुआ है, क्योंकि न्याय उसके साथ हुआ ही नहीं बल्कि अन्याय हुआ है कि इस कृषि का जब विकास हुआ है तो स्त्री को घर में बैठा करके रख दिया गया है और पुरुष बाहर काम करने लगे। क्यों स्त्री काम नहीं कर सकती बाहर? और बाहर हर एक जगह स्त्री की भी मौजूदगी है। अभी भी सरकारी नौकरी में जहाँ तक वह स्त्री काम करती है, लेकिन पहले पुरुष प्रधान समाज था, आज भी, क्योंकि आज तो शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया है, इसलिए स्त्री भी अपने आप को मतलब कम नहीं समझते। वह शिक्षा के लेने के लिए क्या होते हैं, आतुर है, शिक्षा पाने के लिए आगे बढ़ रही है। इसलिए अभी भी उसको मतलब दबाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन स्त्री दब नहीं रही है। और स्त्री को भी दबना भी नहीं चाहिए, बल्कि जहाँ अच्छा काम हो वहाँ उसका मतलब हाथ होना चाहिए।